नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में चल रही है द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की है उम्मीद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक। निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को मिली बड़ी सफलता। ईओयू ने कल देर रात आरोपी सिंटू नाम को झारखंड के देवघर से किया गिरफ्तार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध रखा बरकरार। उधर दक्षिणी आर्कांसस के सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 3 की मौत, 10 जख्मी। और T20 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। वहीं एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज ने अमेरिका को दी 9 विकेट से करारी शिकस्त। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस समय दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 10 वर्षों में किस तरह से मजबूत हुए हैं ये संबंध। तो 10 वर्षों में कैसे मजबूत होते संबंध हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2014 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और बांग्लादेश के मजबूत होते संबंध हम आपको बता रहे हैं। वर्ष 2015 की बात करें तो भूमि सीमा समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ। साल 2015 में बांग्लादेश के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी भारत ने। वर्ष 2017 में बांग्लादेश के लिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत की ओर से दी गई। और वर्ष 2019 में बांग्लादेश से त्रिपुरा तक एलपीजी आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन हुआ। वर्ष 2021 की बात की जाए तो बांग्लादेश को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति भारत ने कराई। वर्ष 2022 बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे गए। वर्ष 2023 की बात करें तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ। तो ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन ब दिन और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और उसी की वानगी प्रस्तुत करता हुआ आज का जो जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता चल रही है वो उन संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगी, ऐसा माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होने जा रही है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। ये दृश्य आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। उसके दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर। और जून महीने में रोजगार सृजन के मोर्चे पर एक बेहद अच्छी खबर है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में मांग बढ़ने से जून महीने में 18 सालों में सबसे तेज गति से रोजगार सृजन हुआ है। HSBC के एक सर्वे के मुताबिक जून में भारत का कंपोजिट PMI 60.9 दर्ज किया गया, जो मई महीने में 60.5 दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 50 से अधिक PMI अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और रोजगार सृजन को दिखाता है। लगातार 35 महीनों में भारत से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कंपोजिट PMI के ये शुरुआती आंकड़े हैं, जिनमें बाद में बदलाव भी संभव है। सेवा क्षेत्र में भी मांग में तेजी बरकरार है। सर्वे में यह कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक्सपोर्ट मांग में थोड़ी सुस्ती आई है। मांग बढ़ने से कंपनियों पर नौकरी देने का भी दबाव बढ़ा है और रोजगार सृजन की रफ्तार 18 सालों में सबसे तेज नजर आई है। S&P ग्लोबल हर महीने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में काम कर रही कंपनियों का सर्वे करता है और दोनों सेक्टर्स के मिले जुले प्रदर्शन को कंपोजिट PMI इंडेक्स के तौर पर जारी किया जाता है। और नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार EOU ने कल देर रात 1 बजे सिंटू नाम के एक आरोपी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में ही अपराधी ने गुनाह को कबूल कर लिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने बताया है कि उसे रवि आत्रे से प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त हुए थे। इसके बाद उसने प्रश्न पत्र और उत्तर अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजे थे। आज शाम या देर रात तक सिंटू को जांच एजेंसी पटना लेकर पहुंच सकती है। इस वक्त बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में जुटी हुई है। नीट परीक्षा वाले दिन पटना पुलिस के शास्त्री नगर थाने से जिस प्ले स्कूल पर छापेमारी की गई थी, उसके मालिक प्रभात रंजन पर आरोप है कि उसने अभ्यर्थियों को उत्तर याद कराए थे। और राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जल संकट की समस्या लगातार बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ डॉक्टर सुयश जुड़ गई हैं। सुयश, क्या अपडेट है इस वक्त? इधर आ जाओ ना, बाल्टी लेके आप उनके पास बाल्टी लो, नंबर लेकर खड़े हो, तो पानी का पानी आ रहा, परेशान है, बेचारे बीमार है कुछ लोग।
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ रही है और वैसे ही वैसे राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो अब पानी सत्याग्रह दिल्ली जल मंत्री की जो आतिशी जी हैं वो पानी सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं। कहेंगे जब तक पानी की समस्या दूर नहीं हो जाती है तब तक मैं ये सत्याग्रह जारी रखूंगी। वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी नाटक कर रही है, ये कोई भी पानी की समस्या का समाधान नहीं दे रहे और इन सबके बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की मासूम जनता। अभी हम दिल्ली के नबी करीम इलाके में हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ लोग बाल्टी लेकर के इतनी सड़ी धूप में सुबह 3:30 बजे से इंतजार में है कि पानी आएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। सर, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हम सुबह 3:30 बजे से इंतजार कर रहे जी कि पीने का पानी कब आए, पीने का पानी कब आए। पीने का पानी आया भी तो बहुत ही गंदा आया, सड़ा हुआ बदबूदार, और हम देखते देखते पानी भी चला गया। अब खाली बाल्टी लेके घूम रहे हैं। अब दोपहर 3:30 बजे फिर पानी आएगा, उसके लिए लाइन लगा के बैठे। यहाँ सामने नलका है, वहाँ से यहाँ पानी का टैंकर नहीं है। कोई पानी का टैंकर नहीं आता जी। जो भी नेता लोग हैं सब राजनीति खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, हमारे साथ नहीं, पब्लिक के साथ, पूरी जनता के साथ खेल रहे दिल्ली की। और जो भी आता है इलेक्शन के टाइम में सब बातें करते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे, कोई नहीं आता उसके बाद। तो आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता के अंदर यही गुस्सा है। कह रहे हैं हमें ना पानी सत्याग्रह चाहिए, ना हमें कोई राजनीति चाहिए। हमसे केजरीवाल जी ने जब 10 साल पहले आए थे तो कहा था कि यहाँ पानी चाहिए और जो पानी हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और अगर होता भी है तो हम 10 रुपए बोतल खरीद के लाते हैं। आपने कितने रुपए की बोतल? अब 40 रुपए की हो रही है। 40 रुपए? हाँ, वो जो बड़ी आती है ना, वो 40 रुपए की हो रही है। अब 5 तक 40 रुपए देंगे। सुबह से शाम तक 2 तो पी लेता है गर्मी में इंसान। 80 रुपए की तो बोतल ही हो गई, खाएंगे कहाँ से फिर? देखिए, लोगों को जो समस्या हो रही है, मैं आपको लगातार बात करा रही हूँ कि अगर हम पानी भी खरीद के पिएंगे तो अब हम खाएंगे कहाँ। तो कुल मिलाकर लगातार पानी की समस्या दिल्ली में बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उसको लेकर के अगर बात करें, जिसकी दिल्ली में सरकार है यानी कि केजरीवाल सरकार, उसकी तरफ से कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल सुयश, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं या फिर खुद ही धरने पे बैठ जाते हैं, सत्याग्रह पे बैठ जाते हैं। आपके पास जल बोर्ड है, आप उसका प्रबंधन कीजिए, आप उसको इस तरह से चलाइए कि लोगों को आपूर्ति हो, जो पानी की जो उनकी बेसिक नीड है उसकी आपूर्ति हो, ना कि आप सत्याग्रह पे बैठ के क्या हासिल कर लेंगे। क्या इससे जनता के जो मुद्दे हैं उनका समाधान होता हुआ नजर आएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ किस तरह से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस पर भी कोई जवाब निकल कर नहीं आ रहा है। जी, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, जैसा कि होता है, ये समस्या अभी की तो है नहीं, ये समस्या 10 साल से आप यहाँ हैं और ये समस्या नई नहीं है। हर बार गर्मी आती है, हर बार लोगों को ये समस्या होती है कि पानी नहीं है। और अब से कुछ दिन में जब बरसात शुरू हो जाएगी तो दिल्ली में बाढ़ की समस्या शुरू हो जाएगी, यानी कि इतना पानी हो जाएगा कि जगह जगह पानी का जल भराव रहेगा, उसको भी नहीं। तो इन सबको लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से यहाँ पर है, तो कोई समस्या का समाधान तो दूर की बात है, एक रोड मैप भी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनकी तरफ से नहीं बनाया गया है, या कहें कि होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिससे लोगों की समस्या दूर हो जाए। एनडीएमसी जैसे इलाके में भी लगभग 45% पानी की कमी हो चुकी है और आज ये समस्या गली कॉलोनियों से होकर के अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। आप खुद समझिए कि जब अस्पताल में पानी जैसी चीज की कमी हो जाएगी, जो पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ जब हम ग्राउंड से उतरते हैं तो हम देखते हैं, जब टैंकर आता है ना सुबह, हमने वो भी कई बार रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई है, और लगातार ऐसा नहीं है। जब केजरीवाल जी जेल से बाहर आए थे उस वक्त भी वो अपने लगातार व्यस्त थे प्रचार में, और समस्या तब भी थी दिल्ली में पानी को लेकर के, तब भी जनता जूझ रही थी। लेकिन कल जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनका पत्र पढ़ती हैं कि मुझे देखकर बहुत खेद हो रहा है कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। तो आप लगातार आरोप दे रहे हैं हरियाणा सरकार पर, आप आरोप दे रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। ये जो भी आप कर रहे थे, इसको आपको गर्मियां आने से पहले करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और अब लगातार आप सत्याग्रह पर बैठे
बैठी हुई हैं, आप कह रही हैं कि जब तक दिल्ली की जनता की पानी की समस्या दूर नहीं हो जाती है मैं लगातार यहाँ पर बैठूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यहाँ पर लेकर के भी जब सत्याग्रह की बात पर, पानी सत्याग्रह को लेकर के जब हमने जनता से बात की तो वो कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, ये सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको लेकर के भी जब हमने इनसे बात की तो बोलते हैं हमारे पास जब आए थे केजरीवाल जी सरकार के लिए तो उन्होंने कहा था कि आपको पानी की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आज हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और उसका समाधान होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें राजनीति नहीं, दिल्ली की जनता सिर्फ एक चीज चाहती है और वो चाहती है इस जलती हुई गर्मी में 2 बूंद पानी। बिल्कुल, दिल्ली की जनता इस गर्मी में 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर भाजपा का भी प्रदर्शन है, उसकी क्या कुछ अपडेट है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी हाँ, भाजपा की बात करें तो लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसको लेकर के बीजेपी लगातार कह रही है कि जो भी पानी का सत्याग्रह ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का तरफ से एक नाटक किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें हरियाणा पूरी तरीके से पानी दे रहा है। और बीजेपी का भी ये कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन है, चाहे वो मटका फोड़ प्रदर्शन रहा हो, पद यात्रा रही हो या आज जल बोर्ड के बाहर ये जो प्रदर्शन रहा है जिसपे कि पुलिस ने भी उनको तितर बितर करने की कोशिश की और जल बौछार की भी किया गया, उसके बावजूद भी उनका लगातार, बीजेपी का भी यही कहना है कि हम लगातार इस आम आदमी पार्टी गूंगी बहरी सरकार पर हम लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक के दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल जाता है। और जैसा कि अभी आपने भी बताया और हम भी लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। चलिए सुयश, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची ज़िले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। इसमें अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है, 141 लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से राज्य के स्टालिन सरकार की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। विपक्षी दल मुख्यमंत्री स्टालिन से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले पर भाजपा आज राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर एआईएडीएम के विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। एआईएडीएमके ने प्रश्नकाल के दौरान शराब त्रासदी पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि वो शून्यकाल के दौरान समय देंगे। इसके बाद एआईएडीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चंद्रबाबू नायडू एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आवास के बाद अब तारेपल्ली स्थित उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में बुलडोजर लेकर पहुंचे और देखते ही देखते पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। वाईएसआरसीपी ने कहा है कि टीडीपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। कार्रवाई तब भी जारी रही जब वाईएसआरसीपी ने पिछले दिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
पार्टी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रारंभिक कार्रवाई को चुनौती दी थी। अदालत ने किसी भी विध्वंस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि राज्य की चंद्रबाबू सरकार पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फूल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या खास है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की है। नए आदेश के अनुसार 4 एजेंसियों के जिम्मे परीक्षा। यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट रहेगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर शीट के 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया है। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बार कोड या क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस की 24/7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरीके से बैन होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को 24/7 सर्विलेंस पर रखा जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। योगी सरकार ने सेंटर चुनने की जिम्मेदारी अब सीधे डीएम को सौंप दी है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी डीएम की होगी। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। श्रेणी 1 राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। श्रेणी 2 अच्छी रेपुटेशन वाले स्कूल जहां छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन की भी क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा के खत्म होने तक सीसीटीवी ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य होगा। काम को अलग अलग बांटा गया है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज देव स्नान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले देव स्नान किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को विशेष स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है।
बात करें खेलों की तो T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था। दूसरी ओर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल टीम इंडिया 2 अंक के साथ अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम टेबल में चौथे स्थान पर काबिज है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।